हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेदांत एकेडमी विद मी विवेक खेवाल। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी सीरीज की 10th क्लास पर पहुंच चुके हैं। उसका पार्ट ए हमने कवर कर लिया था अपनी प्रीवियस क्लास में। आज की क्लास में हम 10th क्लास के चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे, पार्ट बी करेंगे। और यहाँ तक हम पढ़ चुके थे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया तक। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्या है, क्या उसके मायने हैं, क्या वो दे सकता है डेवलपमेंट, अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट कैसा है, कॉन्फ्लिक्टिंग है, कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है डेवलपमेंट। जैसे कि किसी के लिए डैम एक डेवलपमेंट है और किसी के लिए डैम एक डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है वो उसके लिए। तो इस तरीके से हमने देखा कि डेवलपमेंट किस तरीके से काम करता है। फिर हमने अलग अलग कंट्रीज के कंपैरिजन करने की कोशिश की वर्ल्ड बैंक की एक क्राइटेरिया से, कि किस तरीके से हम इनकम के बेस पे कंट्री को रिच या नॉन रिच बोल सकते हैं, डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड बोल सकते हैं। और उसी क्राइटेरिया के अंदर इंडिया की जो एक स्टेटस है वो क्या है, लो मिडिल इनकम कंट्री। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से इक्वल सोसाइटी एवरेज जब हम लेते हैं एवरेज इनकम का, जिसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री, कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन या टोटल रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री, तो हमें मिलती है पर कैपिटा इनकम, जो कि एवरेज इनकम है कंट्री के हर एक व्यक्ति की। तो उस तरीके से हम देख सकते हैं कि उस एवरेज इनकम के साथ हम कंपेयर अगर करेंगे तो कुछ डिस्पैरिटीज हाइड हो जाएंगी। उस डिस्पैरिटीज को हमने टेबल के माध्यम से समझा था। उसमें हमने क्या देखा था कि एक व्यक्ति, एक कंट्री की अगर हम बात करें तो उस कंट्री में एक व्यक्ति 4 सीट घेरा हुआ था और 4 लोग 2 सीट पे आए हुए थे। तो कुछ लोगों के पास तो इतना रिसोर्स है और कुछ लोग बहुत ही कम रिसोर्स के साथ उसको शेयर कर रहे हैं। और एक कंट्री हमने देखा था जिसमें हर एक व्यक्ति के पास एक एक कुर्सी थी, तो मतलब एक इक्वल सोसाइटी स्टेब्लिश हो रही थी। तो ये हमने देखा कि एवरेज किस तरीके से डिस्पैरिटीज को हाइड कर लेता है, बट एक्चुअल पिक्चर कुछ और होती है। और गोल केवल इनकम ना होकर मटेरियलिस्टिक ना होकर नॉन मटेरियलिस्टिक भी होते हैं, कि अपार्ट फ्रॉम इनकम हमें क्या क्या चीज की और जरूरत होती है, सिक्योरिटी की, इक्वल ट्रीटमेंट की, फ्रीडम की और डिस्क्रिमिनेशन की, रिसेंटमेंट की, उसको हटाने की जरूरत होती है। आइए शुरू करते हैं आज हमारा पार्ट बी ऑफ चैप्टर 1 इन क्लास 10th ऑफ इकोनॉमिक्स। When we looked at individual aspirations and goal, we found that people not only think of better income but also have goals. जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि और केवल इनकम के बाद हमें और क्या चाहिए। ओके, सॉरी, पॉज कीजिएगा वीडियो, पॉज। When we looked at individual aspirations and goal, we found that people not only think of better income but also have goals, जैसे कि सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट्स, फ्रीडम। ये सब उनके माइंड में होता है इनकम के अलावा, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें। सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ ए नेशन और अ रीजन, जब हम किसी राष्ट्र की या किसी एक क्षेत्र की बात करते हैं, तो बिसाइड एवरेज इनकम, एक औसत इनकम के अलावा जो उसके बराबर के एट्रीब्यूट्स हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ पर कैपिटा इनकम के अगर बेस पे हम बात करें 2017-18 जो डेटा है गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से हरियाणा की पर कैपिटा इनकम, फिर केरला की और फिर बिहार की। अगर इस लिहाज से बात करें तो हरियाणा सबसे डेवलप्ड, केरला सेकंड नंबर पे और बिहार थर्ड नंबर पे, अगर इनकम की केवल बात हो, एवरेज इनकम की। बट ऐसा है नहीं, उसके अलावा भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसके हिसाब से बात करते हैं। What could these attributes be? Let us examine these through an example. Table 1.3 gives per capita income of Haryana, Kerala, Bihar. Actually, these figures are of per capita net state domestic product. Important है, क्या है ये फिगर है हमारे, पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि एक व्यक्ति कितना कमाता है एवरेज, ऑन एवरेज। लेट अस इग्नोर व्हाट इज कॉम्प्लिकेटेड टर्म एग्जैक्टली मींस, उसको इग्नोर करते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। रफली वी कैन टेक टू बी अ पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। वी फाइंड दैट ऑफ 3 हरियाणा हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, हरियाणा के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, एंड बिहार बॉटम पे है। दिस मींस दैट ऑन एन एवरेज अ पर्सन इन हरियाणा अर्न 1,80,174 इन 1 ईयर, whereas on average बिहार में कितना अर्न करता है, 34,000। तो बिहार का और हरियाणा का तो कंपैरिजन ही नहीं है। सो इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज मेजर ऑफ डेवलपमेंट, अगर पर कैपिटा इनकम को हम डेवलपमेंट का क्राइटेरिया लें
तो साफ साफ दिखता है कि हरियाणा तो डेवलप्ड है, बट हरियाणा विल बी कंसिडर द मोस्ट डेवलप्ड, बिहार द लीस्ट डेवलप्ड. नाउ लेट अस लुक एट क्राइटेरिया अदर डाटा पर्टेनिंग टू दैट स्टेट्स. क्या अदर क्राइटेरिया हमारे पास क्या है? अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम इनकम, अपार्ट फ्रॉम पर कैपिटा इनकम, अगर हम बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, जब हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, तो इसका मतलब क्या है? इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर. 1 साल का होने से पहले ही गुजर जाते हैं ऑफ एज ए प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर. उस साल में जो 1000 लाइव चिल्ड्रन पैदा हुए, बच्चे पैदा हुए, उसमें से जितने बच्चे डेथ कर गए, उनका एक डेटा होता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. हरियाणा का 30, केरला का 10 और बिहार का 35. हरियाणा और बिहार ऑलमोस्ट सेम है, बट केरला काफी आगे है, काफी अच्छा है, डेवलप्ड है इस मामले में, और केवल 10 बच्चे ही वहां पे डेथ करते हैं आउट ऑफ 1000 विद इन 1 ईयर ऑफ एज. तो इसमें केरला का नंबर 1 हुआ. अब लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो केरला नो डाउट अनबीटेबल, सबसे ऊपर है पूरे कंट्री में. हरियाणा 82 के साथ अगर हम स्टेबल की जनरली बात करें तो दूसरे नंबर पर, और बिहार तीसरे नंबर. तो अगर हम इस क्राइटेरिया के हिसाब से बात करें, एक और क्राइटेरिया नेट अटेंडेंस रेशो पर 100% सेकेंडरी स्टेज, कि 14 से 15 साल के जो बच्चे, 14-15 साल के जो स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन है, वो स्कूल में कितने जा रहे हैं, कितने परसेंटेज जा रहे हैं, उसकी बात कर लेते हैं. अगर हम केरला की बात करें तो 83%, हरियाणा की बात करें 61%, और अगर हम बिहार की बात करें तो 43%. तो यहाँ पे भी केरला नंबर 1. अगर हम सोशल इंडिकेटर्स की जनरली बात करते हैं, चाहे वो IMR हो, चाहे लिटरेसी रेट हो, चाहे वो नेट अटेंडेंस रेशो हो, वो किसका ज्यादा है? केरला का. अगर हम इनकम के अलावा डेवलपमेंट की बात करें, अगर हम इन डेवलपमेंट को एक बड़े सेंस में देखें और एक केवल इनकम के सेंस में ना देखें, केरला इज मच डेवलप्ड देन हरियाणा. तो इस चीज से हम देखेंगे कि केवल इनकम ही क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए. एवरेज इनकम में तो बहुत सारी डिस्पैरिटीज छुप जाती हैं, हाइड हो जाती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा. What does this table show? The first column of the table shows that in Kerala, out of 1000 children, 10 died before completing 1 year of age. But in Haryana, proportion of children dying within 1 year of birth 30. अगर हम IMR की बात कर रहे थे, तो अगर हम केरला की बात करें तो वो आंकड़ा कितना था हमारा? केवल 10. केरला की बात करेगा. और जब हम हरियाणा की बात करें तो आंकड़ा कितना था? 30 का, विच इज 2 times मोर देन दैट ऑफ केरला. केरला से 2 गुना ज्यादा. अगर बात करें तो सीधा अगर टाइम्स ऑफ उसकी बात करें कि कितना ज्यादा है, तो 3 गुना ज्यादा है भाई, 10 से 30 है. ऑन द अदर हैंड पर कैपिटा इनकम हरियाणा, अगर हरियाणा की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो हरियाणा की ज्यादा है केरला से. अब क्या लेना चाहिए डेवलपमेंट का क्राइटेरिया? जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर टू पेरेंट्स. अपने माता पिता के आप कितने प्यार हो. थिंक ऑफ हाउ एवरीवन इज सो हैप्पी व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न. जब बच्चा पैदा होता है कितने खुश होते हैं, और अगर वो गुजर जाए तो उस डेवलपमेंट का क्या करें, उस पैसे का क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे. नाउ ट्राई टू थिंक पेरेंट्स हु चिल्ड्रन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे. सोचो उन माँ बाप के बारे में जो अपने बच्चे का पहला जन्मदिन मनाने से पहले ही उसको खो देते हैं. तो उस डेवलपमेंट का क्या फायदा? हाउ पेनफुल इट मस्ट बी फॉर दिस पेरेंट. नेक्स्ट, नोट द ईयर to which this data pertains. It is 2017-18, so we are not talking of old time, ज्यादा पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं. It is 70 years after independence. 70 साल हो चुके हैं आजादी को. When our metro cities are full of high-rise building and shopping malls. Exactly. डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो लोग जनरली क्या सोचते हैं? मॉल्स बनना, हाई बिल्डिंग्स बनना, टावर्स खड़े होना, इसको डेवलपमेंट सोचते हैं, बट ये नहीं है. एक्चुअल में डेवलपमेंट जो है वो सोशल इंडिकेटर्स पे जब खड़े उतरते हैं, इंक्लूडिंग इनकम, तो हम एक कह सकते हैं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट की हम बात. द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 शोज दैट कि जो चिल्ड्रन एज्ड 14-15 इन बिहार आर नॉट अटेंडिंग स्कूल बियॉन्ड क्लास 8. उसका अगर डाटा है तो वो बहुत खराब डाटा है. वो लेस देन 50% जो बिहार के बच्चे हैं वो 14 से 15 साल वाले स्कूल अटेंड करते हैं. दिस मीन्स इफ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार, नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास फ्रेंड्स, मतलब कि जो आपके साथ 5वीं 6ठी तक थे, उसके बाद वो आपके साथ नहीं पढ़ते, मिसिंग, ड्रॉप आउट हो जाते हैं.
दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर। इफ जो हो सकते थे स्कूल में होने चाहिए थे बट वो स्कूल में नहीं है। इफ दिस हैड हैपेंड टू यू, यू वुड नॉट बी एबल टू रीड व्हाट यू आर रीडिंग नाउ। अगर ये आपके साथ होता तो क्या आप 10th क्लास पढ़ते? सही बात है, बिल्कुल। आप तो अब तक ड्रॉप आउट कर चुके होते बिहार के मामले में। तो आपके लिए तो डेवलपमेंट क्या था? कुछ भी नहीं। डेली अर्निंग, लेबरर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये सब आप काम करना कर रहे होते, या किसी ढाबा पे जॉब कर रहे होते, जो आजकल का सिनेरियो भी है। बट जब आप इस क्लास में हो तो ये समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट केवल इनकम के लेवल पे नहीं, बड़े टावर्स खड़ा करना नहीं है, मॉल्स बनाना नहीं है। डेवलपमेंट सोशल इंडिकेटर्स भी है। इसीलिए पहले ही उतरने कहा था कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स डेवलपमेंट। Public facilities. How is it that average person in Haryana has more income than average person in Kerala, but lags behind in crucial area? हालांकि हरियाणा के एक व्यक्ति की आय केरला के एक व्यक्ति से ज्यादा है एवरेज, बट क्रूशियल एरियाज, कुछ एरियाज में वो पीछे है केरला के लोगों से, हरियाणा के लोग। कैसे? द रीजन इज मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। इंपॉर्टेंट लाइन है, कोट अनकोट कर सकते हैं कभी भी किसी भी एग्जाम से, मेंस में, या आप इसे जनरली भी याद रखें कि जरूरी नहीं कि आपके पॉकेट में जो पैसा है वो आपको सब कुछ दे, सारे गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीद सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। इनकम बाय इटसेल्फ इज नॉट कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। हो सकता है मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज इतनी महंगी हो कि आपको उसको अफोर्ड ही ना कर पाए, एजुकेशन इतनी महंगी हो उसको अफोर्ड ही ना कर पाए, हेल्थ इतनी महंगी हो कि उसको अफोर्ड ही ना कर पाए। जनरल यही कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाई यू अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल देखो कितना अच्छा दिया इन्होंने। योर मनी कैन नॉट बाई अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और एंश्योर दैट यू गेट अनअडल्टेड मेडिसिन unless you can afford to shift to a community that already has these things. पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आपको पैसे से नहीं मिलेगा। दिल्ली में बहुत लोगों के पास पैसा, बट स्टिल दे आर लिविंग इन पोल्यूटेड एरियाज, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट। सेकंड थिंग, जो दवाइयां, मिलावटी दवाइयां, नकली दवाइयां, नकली चीजें, ये आपको तभी मुहैया हो पाएंगी जब आप एक ऐसी कम्युनिटी में शिफ्ट करो जहां पे ये एग्जिस्ट करती हैं चीजें। बिहेवियरल चेंज की जरूरत है उस चीज में। मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज। आपके पास पैसा है बट आपकी कम्युनिटी में सफाई नहीं है, हाइजीन इन्वायरमेंट नहीं है, आपका घर कितना भी अच्छा हो आपको इन्फेक्शियस डिजीज होगी ही होगी। जैसे अभी कोरोना काल में, कोविड-19 में सबसे ज्यादा जो कोविड-19 इन्फेक्शन जो फैला वो उन कम्युनिटीज में फैला, उन सोसाइटीज में फैला जहां एरिया कंजेस्टेड था। जैसे कि दिल्ली का एरिया, टावर्स, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि वहां पर इन्फेक्शन इजिली spread हो गया, unless the whole of your community take preventive step. Actually, for many of the important things in life, the best way also the cheapest way. Look at the line. Actually, for many of the important things in life, बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, बेस्ट वे पता है क्या है? वही चीपेस्ट वे भी है, is to provide these good service collectively. अगर हम उन गुड्स एंड सर्विसेज को कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से प्रोवाइड करें तो वो चीपेस्ट वे है और वही बेस्ट वे है। अगर हम इंडिविजुअली, लेट सपोज, एक एग्जांपल अभी आने वाला है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसको और अच्छे से समझिएगा। जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी? जैसे कि आजकल अपार्टमेंट्स में देखते हैं आप, या सोसाइटीज में देखते हैं, वहां पे एक कलेक्टिव सिक्योरिटी होती है, एक गार्ड पूरी सोसाइटी की, एक दो गार्ड मिलकर वो पूरी सोसाइटी की सुरक्षा करते हैं, फॉर द होल लोकेलिटी एंड फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी स्टाफ। अगर हर एक घर में एक सिक्योरिटी स्टाफ हो और एक पूरी सोसाइटी में 2 या 3 गार्ड्स हों, वो गार्ड्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, 2 या 3 गार्ड्स का कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट, वो अच्छा है या इंडिविजुअल सिक्योरिटी का? तो हम कहेंगे कि कलेक्टिव सिक्योरिटी का, वो हमारे लिए चीपेस्ट भी है और बेस्ट भी है। व्हाट इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग? क्या करें जब आपके लोकेलिटी में, आपके गाँव में, आपके अलावा कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड ना हो? वुड यू बी एबल टू स्टडी? आप कर पाएंगे? इन्वायरमेंट की बात है। अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, बट अगर आपके चारों तरफ खेती करने वाले लोग या कोई ऐसे लोग, मजदूर लोग वगैरह, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है ही नहीं, वो आपके पास रहेंगे तो आप पढ़ पाएंगे? वेरी रेयर केस है कि आप पढ़ पाएंगे। नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू सम प्राइवेट स्कूल। और अगर आपका इंटरेस्ट हो भी गया, स्कूल तो वहां पे है नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट किसी को है नहीं, तो आपको कहाँ भेजना पड़ेगा? उन्हें प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ेगा, वो भी आपको महंगा पड़ेगा। So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that government should open schools and provide other facilities so that children have a chance to study.
तो आप क्यों पढ़ पाए? आप इसलिए पढ़ पाए क्योंकि आपकी लोकेलिटी में, आपके सराउंडिंग्स में बहुत से लोग अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार थे स्कूल में, और बच्चे भी इंटरेस्टेड थे पढ़ने में, और जो आपके लोकेलिटी का जो एरिया है वो पूरा एरिया ही इंटरेस्टेड था गवर्नमेंट से फैसिलिटी लेने के लिए, गवर्नमेंट को एक कहने के लिए कि वहां पे एक स्कूल खोल के दे, इसलिए आप पढ़ पाए। यही एक कारण है बताने का कि कलेक्टिवली कोई चीज करे तो बेस्ट भी है और चीप भी है। और एक सोसाइटी का जो बिहेवियर चेंज है, आपके अकेले अगर एक सोसाइटी में है तो बाकी सोसाइटी आपको इम्पैक्ट करेगी, चाहे वो मेडिसिन की बात हो, एनर्जल, चाहे वो सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो डिजीज की बात हो, हाइजीन इन्वायरमेंट की बात हो, किसी भी चीज की बात हो। इवन नाउ इन मेनी एरिया चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली गर्ल्स, कुछ रीजन्स में आज भी गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो टू हाई स्कूल बिकॉज द गवर्नमेंट और सोसाइटी हैज नॉट प्रोवाइडेड एडिक्वेट फैसिलिटीज। कुछ एरियाज हैं यूपी और राजस्थान या हरियाणा के जहां पे लड़कियां आज भी स्कूल नहीं जा पाती, बिहार के कुछ इलाके हैं जहां पे स्कूल नहीं जा पाती। बट अगर हम केरला की बात करें तो लड़कियां हायर एजुकेशन तक पहुंचती है। तमिलनाडु की बात करें, लड़कियां हायर एजुकेशन तक पहुंचती है। हिमाचल है नॉर्थ इंडिया का ही, लिटरेसी रेट काफी अच्छा है उसका भी, इसी वजह से लड़की भी उनके वहां पे बड़ा अच्छा पढ़ती है। तो एक सोसाइटियल चेंज वो भी एक डेवलपमेंट है, एक सोसाइटी का चेंज भी एक डेवलपमेंट है, सोसाइटी का एक माइंडसेट एक डेवलपमेंट है। उनके लिए गोल क्या होना चाहिए, सोसाइटी एक गोल अगर डिसाइड करे तो वो सब उसके प्रति उससे इन्फ्लुएंस होते हैं उस चीज से। तो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट अगर मिले, एक सोशल एम्बियंस अगर अच्छा मिले तो आप पढ़ेंगे। गर्ल्स के लिए, चाहे फीमेल वर्कर्स के लिए हो, चाहे वो बात एल्डरली पीपल्स के लिए हो, गार्डन की बात हो, पार्क्स वगैरह की बात हो, अनपोल्यूटेड इन्वायरमेंट की बात हो, कैसी भी। या फिर आजकल एक नया कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल। किसी एक पे इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा तो वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा चीज़ों को। बट अगर सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल रखेंगे तो हमें सुविधा मिलेगी चार्जिंग स्टेशन की, हमें सुविधा मिलेगी अच्छी सड़कों की, हमें सुविधा मिलेगी जगह जगह बैटरी के रिप्लेसमेंट्स की। तो ये एक वे में काम करता है डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट एक शेयर्ड गोल होना चाहिए, एक कलेक्टिव गोल होना चाहिए डेवलपमेंट। Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educated facilities. Similarly, in some states, public distribution system functions well. Health and nutritional states of people of such state is certainly likely to be better. अगर हम बात करें केरला की, तो केरला का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो लो है, कम है, बिकॉज इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ। बेसिक हेल्थ उसकी अच्छी है, एजुकेशन फैसिलिटी उसमें अच्छी है। सिमिलरली इन सम स्टेट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है, तो उसके हेल्थ और न्यूट्रिशन अच्छा है उसके पीपल का। मतलब किसी स्टेट में अगर हेल्थ और एजुकेशन अच्छी होगी तो वहां के जो सामान्य मानवी की है उनका विकास शिक्षा के तौर पे, हेल्थ के तौर पे, स्वास्थ्य के तौर पे अच्छा रहेगा। ये इस बात से कहना चाहता है। एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर हम उत्तर प्रदेश की केवल बात करें तो अगर लिटरेसी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, इससे भी कुछ समझने को मिलेगा कि लिटरेसी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन, मेल की 76%, फीमेल की 54%, कितना बड़ा गैप है। इस गैप को दिखाने की कोशिश की गई है। लिटरेसी रेट फॉर रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 10 to 14 ईयर्स। अगर हम ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं 10 से 14 साल के, उनकी अगर हम लिटरेसी रेट की केवल बात करें तो मेल 90% और फीमेल 87%। यहाँ पे गैप थोड़ा कम है। परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल। अगर हम 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल की अगर बात करें, परसेंटेज की बात करें, कितने चिल्ड्रन उसके अटेंड कर रहे हैं, लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो कम गैप है। और स्कूल अगर अटेंडिंग की बात करें तो भी अगर मेल फीमेल की बात करें तो कम है, बट जनरली 85% है इन जनरल, तो वो भी कम है यूपी के हिसाब से। केरला की तो लिटरेसी रेटिंग 94% है, जबकि हमारे जो रूरल चिल्ड्रन है 10 to 14 वो अटेंड ही 85% कर रहे हैं। तो कहाँ केरला कहाँ यूपी, तो एक एग्जिस्ट नहीं कर पाते। द लिटरेसी रेट, ये आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर इसमें कोई भी डाउट आए तो आप उसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट, पर कीजिएगा जरूर इसे एक्सरसाइज को। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहती है? वंस इट इज रियलाइज दैट इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज इंपॉर्टेंट, इनकम का लेवल इंपॉर्टेंट है, yet it is an inadequate, इनकम का लेवल जो है inadequate मेजर है किसका? डेवलपमेंट का। इनकम ग्रोथ का हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का हो सकता है इनकम एक अच्छा क्राइटेरिया, बट अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, देन इट इज नॉट अ एडिक्वेट मेजर, इट इज एन इनएडिक्वेट मेजर है वो।
नाकाफी है उसे मेजर करने के लिए, उस लेवल को, डेवलपमेंट के लेवल को। वी बिगन टू थिंक ऑफ other criteria. There could be a long list of such criteria, but then it would not be so useful. But we need is a small number of most important things. हमें कुछ चीजें चाहिए। अगर हम लिस्ट बनाने लगे तो बहुत बड़ी लिस्ट है जो एक क्राइटेरिया सेट करती है डेवलपमेंट के लिए, बट कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम छोड़ नहीं सकते, जैसे कि हेल्थ, जैसे कि एजुकेशन। सच एज वंस वी यूज इन कंपैरिजन, केरला और हरियाणा के टाइम पे जब हमने कंपैरिजन किया तो हमने हेल्थ और एजुकेशन को यूज किया। Over the past decade or so, health and education indicators have come to be widely used along with income. अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो पास्ट के कुछ दशकों से हमने हेल्थ और एजुकेशन को भी मेजर करना शुरू किया है इनकम के साथ साथ, अगर हम डेवलपमेंट को देखते हैं। फॉर इंस्टांस, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो HDR है वो कौन पब्लिश करता है? UNDP। कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। इट वुड बी इंटरेस्टिंग, क्या क्या कंपेयर क्या करता है कंट्रीज का UNDP, किस बेस पे कंपेयर करता है? एजुकेशन लेवल पे, हेल्थ स्टेटस पे एंड पर कैपिटा इनकम पे। तीन बेसिस हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड पर कैपिटा। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट सर्टेन रेलिवेंट डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर्स फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। देखते हैं जो इंडिया के जो पड़ोसी मुल्क है वो किस तरीके से प्रोग्रेस करते हैं, इंडिया एंड इट्स नेबर्स। अगर हम GNI की बात करें, ग्रोस नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो श्रीलंका हमारे पड़ोसी मुल्क में सबसे अच्छा प्रोग्रेस है। इसमें हम साउथ एशिया की केवल बात कर रहे हैं। म्यांमार की अगर हम बात करें तो वो भी इंडिया से नीचे है। बाकी के कंट्री हमारे अगर GNI की बात करें, ग्रोस नेशनल इनकम की बात करें, तो श्रीलंका नंबर 1 है और बाकी सब हमसे नीचे है। बट अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ की बात करें, जो कि क्या करती है, डिनोट्स क्या करती है, द नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट टाइम ऑफ बर्थ। जन्म के समय कितना उसका एक्सपेक्टेशन है। सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है श्रीलंका, अगेन नंबर 1। इंडिया 69.7, बट इंडिया से भी ज्यादा और किस किस का है? नेपाल का है, बांग्लादेश का है। जब हम मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग की बात करें, पीपल एज्ड 25 एंड अबव, जो लोग हैं 25 साल या उससे ऊपर, अगर हम उसके मीन स्कूल लेवल की स्कूलिंग की बात करें तो वो किसका सबसे ज्यादा है? वो सबसे ज्यादा है श्रीलंका का। बाकी फिर सबसे कम इंडिया सेकंड नंबर पे है इसमें। अगर हम HDI रैंक की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को एक्सेस करने के लिए, अगर हम 2018 की बात करें तो उसमें सबसे जो अच्छी रैंक है वो है श्रीलंका की। अगेन इंडिया 130 पे है, पाकिस्तान हमसे भी पीछे है, म्यांमार भी हमसे पीछे है, बांग्लादेश भी, और उसके बाद हमारा नेपाल भी। इस साल जो इंडिया की जो रैंक आई है वो आई है 131। जो 2021 की जो HDI रैंक है वो है हमारी 131। इंपॉर्टेंट है। और भी हम मतलब डाउनफॉल हमारा हो गया है इसमें, तो हमें काम करने की जरूरत है हमारे एजुकेशन लेवल पे, हमारे हेल्थ लेवल पे और इनकम लेवल पे मिला के। Isn't it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in world? Table 1.6 also shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than Indian life expectancy. तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी से बांग्लादेश है लो पर कैपिटा इनकम, बांग्लादेश की लो है देन दैट ऑफ इंडिया, येट दे आर बेटर इन इंडिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। बांग्लादेश हमसे, नेपाल भी और बांग्लादेश भी हमसे अच्छा है। Many improvement have been suggested in calculating HDI and many new components have been added in human development report. नए कुछ कंपोनेंट उसमें ऐड किए गए हैं, जैसे कि but by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development and what is happening to citizens of the country. It is people, their health, लोग important है, उनकी health important है, उनका well-being important है, that is most important development, ना कि income. इनकम, केवल इनकम एक डेवलपमेंट नहीं है, उसके अलावा उनकी हेल्थ, उनका वेलबींग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर एस्पेक्ट शुड बी कंसीडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? आप सोच सकते हैं और क्या हो सकता है, और हो सकता है कनेक्टिविटी इशू हो सकते हैं, राइट्स इशू हो सकते हैं, पॉलिटिकल राइट्स हो सकते हैं कि और ज्यादा मिले तब डेवलपमेंट मानेंगे हम। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स है। अच्छी वेज हो सकती है, वेज पे अच्छा बिल हो सकता है, एक्ट हो सकता है कि अच्छे वेज मिले,
मनरेगा के अकॉर्डिंग अच्छे वेज मिले, तो ये सब हो सकता है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सपोज फॉर प्रेजेंट सस्टेनेबिलिटी क्या है कि एक डेवलपमेंट कितना वहनीय है, कितना वहन कर सकता है वो डेवलपमेंट। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट ए पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एट लीस्ट बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन। This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that present type and level of development are not sustainable. कहना क्या चाहते हैं? इससे जो ऑथर है हमारा वो कहना चाहता है कि जो मॉडर्न जनरेशन है उसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे डेवलपमेंट हम देख सकते हैं, बट वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं, सतत विकास नहीं कह सकते हम उसको। वी हैव नॉट इनहर्टेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम चिल्ड्रन आवर चिल्ड्रन। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कोनोटेशन है। ये क्या कहना चाहते हैं कि हमने ये जो वर्ल्ड है, विश्व है, ये हमने इनहेरिट नहीं किया अपने फोर फादर से, बल्कि अपने आने वाले जनरेशन से बोरो किया है, उधार लिया है। हमें उनको इसको एज इट इज सौंपना भी है। इसके रिसोर्सेज हमें इस तरीके से यूज करने हैं ताकि हमारा भी अच्छे से काम हो, इन्वायरमेंट भी डिग्रेड ना हो, सोसाइटी भी डिग्रेड ना हो, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काफी हद तक उसमें रिसोर्स बचे, संसाधन बचे। उसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जैसे कि एक एक्सरसाइज है ग्राउंड वाटर के रिलेटेड, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट। जो ग्राउंड वाटर है वो सीरियस थ्रेट की, मतलब खतरे की निशानी पे है। और ऐसा ही रिपोर्ट्स भी बताते हैं। लैंडसेट रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि हमारे जो 10 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज है वो 2030 तक मतलब उनका ग्राउंड वाटर लेवल पूरा खत्म ही हो जाएगा। थ्रेट्स ऑफ ओवर यूज इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री, अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट, एक लार्ज डाटा है कि 300 डिस्ट्रिक्ट हैव रिपोर्टेड अ वाटर लेवल डिक्लाइन। वाटर लेवल जहां पर डिक्लाइन हुआ 4 मीटर ड्यूरिंग पास्ट 20 ईयर्स, और 4 मीटर का मतलब है एक बड़ा वाटर लेवल वहां पे डिक्लाइन हुआ है। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्रीज ओवर यूजिंग, 1/3 कंट्री हमारा ग्राउंड वाटर रिजर्व जो है, हमारा जो ग्राउंड वाटर रिजर्व है उसको ओवर यूज कर चुका है। इन अनदर 25 ईयर 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग सेम इफ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग दीज रिसोर्सेज कंटिन्यूज। अगले 25 सालों में 60% हो जाएगा। ये हमारा जो 1/3 वाला है अभी वो 60% हो जाएगा कंट्री का हिस्सा। ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलरली फाउंड इन एग्रीकल्चरली प्रोस्पेरस रीजन, जहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा है, इरिगेटेड है ट्यूबवेल से, वहां पे ज्यादा ओवर यूज है, जैसे कि पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा वगैरह। हार्ड रॉक प्लेटू एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, सम कोस्टल एरियाज महाराष्ट्र के जो हैं, रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स, जहां पे अर्बन सेटलमेंट ज्यादा हो रही है वहां पे ग्राउंड वाटर ओवर यूज है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन का हमारे पास वो है, पॉपुलेशन उसका एक कारण हो सकता है, और दूसरा कारण है जो वाटर कंज्यूमिंग जो क्रॉप हम लगाते हैं ज्यादा। एग्रीकल्चर हमारा 90% जो पानी है, जो पूरे इंडिया का 90% ग्राउंड रिसोर्सेज है, उसका 90% पानी एग्रीकल्चर कंज्यूम करती है। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर हमारा सबसे ज्यादा वाटर कंज्यूमिंग जो सेक्टर है वो है। तो इसके अंदर अगर हमें ओवर यूज को रोकना है तो एक तो जो रिसोर्सेज है, जो हमारी क्रॉप्स हैं, उसको हमें वाटर जो रेजिलिएंट क्रॉप है उस पर हमें शिफ्ट होना पड़ेगा, जैसे मोटा अनाज वगैरह, ज्वार बाजरा, राइस वगैरह को कम करना पड़ेगा। कैन देयर बी अ डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज? हो सकता है, ओवर यूज बिना करे भी हो सकता है, क्योंकि उसी को हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम ओवर यूज ना करें वाटर को और एक साइंटिफिक वे में यूज करें, उसी को हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का क्या मतलब है इसमें? कि वो हमारा दोबारा से रिचार्ज हो सकते हैं टेबल। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स। हाउएवर इवन दीज रिसोर्स में बी ओवरयूज्ड। ओवरयूज हो जाए तो दिक्कत है उससे। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ग्राउंड वाटर इफ यू यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड, जो कि रिप्लेनिश का मतलब इजिली कवर अप हो सकता है, जितना निकाला उतना कवर हो गया, बारिश के माध्यम से हो गया या मॉइस्चर के तरह से हो गया। तो रिप्लेनिश अगर नहीं हुआ बाय रेन, देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स। अगर कोई ऐसा रिसोर्स जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा नेचुरली, तो उसको क्या बोलेंगे? ओवर यूज बोलेंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं हमारे? which will be exhausted after a few years of use. We have a fixed stock
on earth which cannot be replenished. We do discover new resources that we did not know earlier. New sources in this way add to stock. However, over time even this get exhausted. जैसे कि तेल, कोयला, ये सब. तो अगर हम देखें कि जितने भी हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, तेल, कोयला वगैरह, पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट है, वो सब एग्जॉस्ट हो जाएंगे और रिप्लेनिश नहीं हो सकते. दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे कि इसमें बात किया क्रूड ऑयल रिजर्व है. क्रूड ऑयल रिजर्व की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा किस कंट्री के पास है? वो जो मिडिल ईस्ट का जो इलाका है हमारा, मिडिल ईस्ट वाला इलाका, रिजर्व 2017 में कितना है? 808,000 मिलियन बैरल्स. एंड नंबर ऑफ ईयर रिजर्व विल लास्ट 70 ईयर्स, क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी इसी पे चलती है और सबसे ज्यादा रिजर्व मिडिल ईस्ट के पास है. अगर हम अकेले यूएसए की बात करें तो 50,000 मिलियन बैरल्स है, बट चलेगा कितने साल? 10.5 साल. और पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो 1697,000 मिलियन बैरल हमारे पास है और रिजर्व चलेंगे 50.5 साल, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें. द टेबल गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल का रिजर्व के बारे में बताती है. मोर इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इट ऑल्सो टेल अस फॉर हाउ मेनी ईयर द स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल विल लास्ट इफ पीपल कंटिन्यू टू एक्सट्रैक्ट इट एट प्रेजेंट रेट. कि अगर अभी के दर से हम निकालते चलेंगे तो कितने दिन चलेंगे? द रिजर्व वुड लास्ट ओनली फॉर 50 ईयर मोर. और ये एक भयावह स्थिति है कि 50 साल के लिए हमारे पास रिजर्व और है. इसलिए हमें अल्टरनेटिव्स निकालने पड़ेंगे और अल्टरनेटिव्स हम निकाल भी रहे हैं. इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर व्हीकल, ये सब अल्टरनेटिव्स हैं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है हमारे, उनको बचाने में कारगर होंगे. दिस इज फॉर द वर्ल्ड एज ए होल. हाउएवर डिफरेंट कंट्रीज फेस डिफरेंट सिचुएशंस. कंट्रीज लाइक इंडिया डिपेंड ऑन इंपोर्टिंग ऑयल्स. अब इंडिया के पास तो अपने ऑयल के खदान है नहीं इतने, तो इंपोर्ट करता है फ्रॉम अब्रॉड बिकॉज दे डू नॉट हैव एनफ स्टॉक्स. इफ प्राइसेस ऑफ ऑयल इंक्रीजेस दिस बिकम अ बर्डन फॉर एवरीवन. होता ही है, जब भी इंटरनेशनल प्राइसेस में ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो इंडिया के हर एक कोई भी कमोडिटी हो, सब पे पैसे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज्यादा चीजें ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड है और ऑयल हमारे यहाँ इंपोर्ट किया जाता है. देयर आर कंट्रीज लाइक यूएसए विच हैव लो रिजर्व, कम रिजर्व है, हेंस वांट टू सिक्योर ऑयल्स. और ये सिक्योर करना चाहते हैं थ्रू मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर. The question of sustainability of development raise many fundamental new issues about nature and process of development. Is crude oil essential for development process in a country? Correct. डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है हमारी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्टेशन है, सर्विस सेक्टर है, पूरा डिपेंड करता है ऑयल पे, एनर्जी पे, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट है. बट अगर हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, सोलर है, इलेक्ट्रिकल है, अदर एनर्जी के प्रोडक्ट है, जैसे कि विंड से बना सकते हैं हम एनर्जी, और उसके अलावा डैम है हमारे पास, तो ये सब अगर हम करें तो हम ऑयल को अल्टरनेटिव दे सकते हैं, क्रूड ऑयल को अल्टरनेटिव दे सकते हैं. बट अभी तक हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम क्रूड ऑयल को एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करा पाए. इंडिया हैज टू इंपोर्ट क्रूड ऑयल. व्हाट प्रॉब्लम डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट अबव सिचुएशन? क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया, तो व्हाट प्रॉब्लम डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट अबव सिचुएशन? अगर ऊपर की सिचुएशन है तो क्या एंटिसिपेट करते हैं उस कंट्री से? भाई अगर इंडिया इंपोर्ट करता है तो महंगाई बढ़ेगी. महंगाई बढ़ने के बाद कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑयल ना दे. ऑयल की मोनोपोली जैसे कि चल भी रही थी कुछ दिन पहले, कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज थे वो मोनोपोली प्रेजेंट कर रहे थे, और जो कंट्री है हमारे ऑयल, जो ओपेक कंट्री बोलते हैं उसको, ओपेक कंट्रीज जो है, ओपेक प्लस भी आजकल आ गया है, तो वो अपनी मोनोपोली क्रिएट करते हैं और तेल के दाम को एक तरीके से अपने फायदे के लिए उसको मैनिपुलेट करते हैं. तो इसलिए इंडिया को तो बड़ा नुकसान है इस चीज से. तो इंडिया उसके लिए अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए और वही उसके डेवलपमेंट में भी कारगर होगा. Consequences of environmental degradation do not respect national और स्टेट बाउंड्रीज. अगर इन्वायरमेंट को डिग्रेड करेंगे तो नेशनल बाउंड्री तो देखेगा नहीं. अभी कोविड-19 हुआ तो उसने देखा कि इंडिया में फैलना है, नहीं फैलना, चाइना में फैलना, नहीं फैलना, पूरे वर्ल्ड को उसने कवर किया और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को उसने डिस्टर्ब किया. दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक. सही बात है, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय तो है ही नहीं, ये वर्ल्ड व्यू है, ये वर्ल्ड का स्पेसिफिक, ये वर्ल्ड स्पेसिफिक एक इशू है. आवर फ्यूचर इज लिंक टुगेदर. सभी का एक भविष्य, हमारा साझा भविष्य है. सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर. कि हम कैसे अपने डेवलपमेंट को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आयाम दें. इवन यूएन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा है 2030 तक, उसके अंदर इन्वायरमेंट का भी जिक्र होता है और मल्टीपल टाइप ऑफ डेवलपमेंट, मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट की बात होती है.
उसमें पॉवर्टी की बात होती है, हंगर की बात होती है, एजुकेशन हेल्थ की बात होती है, ट्रांसपोर्ट की बात होती है, कंस्ट्रक्शंस की बात होती है, तो अलग अलग चीजें हैं। तो डेवलपमेंट केवल इनकम का नहीं है। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरिनियल, हमेशा चलने वाला क्वेश्चन है वो। ऑल द टाइम्स एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, एज ए इंडिविजुअल, वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो, हम कहाँ जाना चाहते हैं, व्हाट वी विश टू बिकम, क्या बनना चाहते हैं, व्हाट एवर गोल्स आर, हमारे उद्देश्य क्या है। सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूज, तो डेवलपमेंट पे जो डिबेट है हमारी वो चलती ही रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें पर्सपेक्टिव एक नहीं रखना। इस चैप्टर को समराइज करते हुए इसमें एक्सरसाइज भी है, वो आपको करनी है। उसमें कोई भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप कमेंट आपके आ नहीं रहे, आपको कोई डाउट है या नहीं है, उनको कमेंट को लिखिए, सब बताइए, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा डाउट होंगे तो अलग क्लास भी लेने की कोशिश करेंगे। इस डेवलपमेंट के टॉपिक से आप क्या समझे? अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की तो वो क्या समझे, अगर मैं बात करूँ एस्पिरेंट्स की वो क्या समझे, और अगर मैं बात करूँ एक सामान्य मानवी की वो क्या समझे। मेरा मानना यह है कि डेवलपमेंट का जो डिबेट है वो ऑनगोइंग डिबेट है, उसका एक कंक्लूसिव आंसर नहीं है अभी तक कि क्या डेवलपमेंट है क्या डेवलपमेंट नहीं है। कॉन्फ्लिक्टिंग है, कुछ के लिए कोई डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है, बट स्टिल कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे एक साझे गोल हमारे हैं, जैसे इन्वायरमेंट को लेकर, जैसे कि हंगर को लेके, पॉवर्टी को लेके, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके हमारे एक साझे गोल हो सकते हैं। तो उन साझे गोल पर काम करके हम डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, और डेवलपमेंट को और बेटर वे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही हमारा गोल होना चाहिए, चाहे हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें, स्टेट लेवल की बात करें, नेशनल लेवल की बात करें या वर्ल्ड लेवल की बात करें। क्योंकि अगर डेवलपमेंट हमारा डिस्टर्ब होता है तो वो बाउंड्री नहीं देखता। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आप देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग आप देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हैं, तो वो भी तो एक डेवलपमेंट की वजह से ही है। क्या वो हेल्दी डेवलपमेंट था? नहीं था। तो उस चीज़ को हमें देखना होगा। और स्टूडेंट्स ऐसे ही पढ़ते रहिए, समझ के पढ़ते रहिए। डेवलपमेंट एक समझने का टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं इकोनॉमिक्स या ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में। यहाँ पे 2 और 2 4 नहीं, यहाँ 2 और 2 20 भी हो सकते हैं, यहाँ 2 और 2 0 भी हो सकते हैं। बस आपके पर्सपेक्टिव्स हैं, आप अपने पर्सपेक्टिव किस तरीके से रखते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं विवेक खेवाल विदाई लेता हूँ। अगले चैप्टर में फिर से मिलेंगे, चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।